वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क के पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क के बारे में। आज इसी वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। मतलब जब मेरा फोर्स कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है बल्कि एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तब वर्क डन कैसा बनेगा, तब वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, उसको हम समझेंगे। और फिर हम लास्ट में जानेंगे कि वर्क की यूनिट्स कैसी होती हैं, एसआई यूनिट क्या होती है या सीजीएस यूनिट में क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन के बारे में। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कैसा होगा, चलो इसको समझने के लिए मानो कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ मूव करे, इस तरफ मूव करे मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करे। ठीक, चलो मैं क्या करता हूं, इसका जो सेंटर है उस सेंटर से मैं एक एक्सिस इमेजिन कर लेता हूं कि ये एक्सिस है और मैं चाहता हूं कि ये इस एक्सिस के इस तरफ मूव करे। ठीक है, अगर मुझे इसको इस तरफ मूव कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो यहां खसक के मेरा यहां कहीं आ गया। ठीक, मतलब क्या, मेरा पर्पस पूरा हो गया। मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ मूव करे और ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ मूव कर जा रहा है और मेरा पर्पस पूरा हो जा रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। ठीक, अभी मैं देखूं कि मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो एंगल मेरा बन रहा है वो एंगल मेरा कितने का बन रहा है, एंगल मेरा 0 डिग्री का बन रहा है। 0 डिग्री का बन रहा है, मैं सेटिस्फाइड हूं। चलो मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट मेरा इधर ना खसक के कुछ ऐसा खसक गया। कैसा खसक गया, ऐसा। अब क्या मेरा पर्पस पूरा हुआ? मैं चाहता था ऑब्जेक्ट मेरा इधर की तरफ मूव करे, लेफ्ट टू राइट मूव करे। क्या मेरा पर्पस पूरा हो रहा है? हाँ, मेरा पर्पस पूरा हो रहा है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा ये मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी ले रहा है अगर मैं इसको यहां से देखूं तो, और साथ साथ थोड़ा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी ले रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है। तो अभी मैं क्या देख सकता हूं कि हाँ, लेकिन कुछ पार्ट मेरा इस डायरेक्शन में मूव हुआ है जिस डायरेक्शन में मैं चाहता हूं। तो अभी भी मैं इसमें मेरे को कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्टरी कंडीशन मिल रही है। तो मेरा एक बात समझने की है, अगर मैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से थोड़ा सा कम, अगर मैं थोड़ा सा कम यहां कहीं भी पहुंच जाता हूं, तब भी मैं देखूंगा कि इसका थोड़ा सा लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैं चाहता हूं। तो अगर मेरा बॉक्स इस तरफ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, चाहे उसका एंगल 0 डिग्री हो, 10, 20, 30, 40 करते करते किसी भी बस 90 से थोड़ा कम होना चाहिए, तो उस कंडीशन पे क्या कहलाता है, उस कंडीशन पे पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। तो पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन होनी चाहिए कि जो मेरा थीटा बनेगा, क्या बनेगा, थीटा मेरा 0 के या तो बराबर होना चाहिए या 0 से ज्यादा होना चाहिए। या तो 0 के बराबर होगा तब भी मैं क्या बनूंगा, मेरा पॉजिटिव वर्क डन है। 0 से बड़ा है तब भी वर्क डन कहलाएगा। दूसरा, फिर 90 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से। तो ये कैसा बनेगा, मेरा 90 से कम हो गया। थीटा मेरा 90 से कम है और 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा है तो सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो ऐसा लिखना पड़ेगा। 0 से थोड़ा ज्यादा, ग्रेटर है। 0 से ज्यादा बन रहा है और 90 से कम बन रहा है। 0 के अगर बराबर भी होगा तो भी ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी मेरी पॉजिटिव वर्क डन की कहलाएगी। ठीक, चलो अब नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव शब्द का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। जब हम अपोजिट डायरेक्शन बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, मैंने बोला मैंने फोर्स तो इधर लगाया, ऑब्जेक्ट को इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर ना जाके कहां चला गया, इधर ना जाके ये इधर चला गया। मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में हो गया। कहां हो गया, इधर कहीं हो गया। अब अगर मैं इनके बीच में एंगल देखता हूं तो एंगल कितने का बनेगा मेरे पास, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का बनेगा, मतलब ये कैसा बनेगा, 180 डिग्री का मतलब होता है -1। अगर आप लोग कॉस का कर्व देखोगे, अगर आप कॉस का कर्व देखोगे तो कॉस का कर्व मेरा यहां से स्टार्ट होता है, इस तरीके से, इस तरीके से कॉस का कर्व चलता है। मतलब मैं यहां पे देखूं कि जब मैं कॉस को 0 डिग्री पे बोलता हूं तब मेरी वैल्यू क्या बनती है, 1। और 0 के बाद जब मैं 90 तक पहुंच जाता हूं, कहां पहुंच जाता हूं, 90 π/2 पे, तो यहां आके क्या हो जाता है, यहां पे ये 0 हो जाता है। फिर 90 से लेकर 180 तक, 90 से 180 तक इसकी वैल्यू क्या चलती है, नेगेटिव में चलती है। 90 से cos 90 से लेकर cos 180 तक इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही चलेगी।
और 180 से फिर ये 270 डिग्री मतलब 3π/2 जाए अपन, तो भी ये नेगेटिव ही चलेगी और फिर जाके यहाँ पे 0 होगी। और फिर जब यहाँ पे मेरा 2π वापस आएगा तब क्या होगी, तब जाके वापस मेरी 1 बनेगी और ये इतना पार्ट मेरा पॉजिटिव रहेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये कैसा बन रहा है मेरा 0 से 90। तो मैंने बोला 0 पे मेरा क्या होगा, cos 0 मेरा 1 होता है और cos 90 क्या होता है मेरा 0। इतना पोर्शन मेरा पॉजिटिव रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा इतने सेक्शन में चल रहा है तो मेरा हमेशा आंसर कैसा आएगा, आंसर मेरा हमेशा पॉजिटिव आएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या बनता है मेरे पास, वर्क का फॉर्मूला बनता है मेरे पास Fs cos ऑफ थीटा। और cos थीटा की बात कर रहा हूं, थीटा मेरा कैसे चल रहा है 0 से लेकर 90 के बीच में पहला, तो हमेशा कैसा बनाएगा, ये मेरा पॉजिटिव सेक्शन बना रहा है। कैसा बनाएगा, ये पॉजिटिव। ये पार्ट क्या होगा पूरा मेरा नेगेटिव और फिर ये पार्ट क्या होगा मेरा पूरा पॉजिटिव। ठीक, चलो इसी तरीके से मैंने बोला ऑब्जेक्ट मेरा या तो इधर मूव किया या तो इधर मूव किया या तो इधर मूव किया या तो इधर मूव किया, मतलब मेरा इस वाले क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। तब क्या होगा, तब मेरा जो एंगल बनेगा, जो मेरा एंगल बनेगा वो 90 से ज्यादा बनेगा। कैसा बनेगा, 90 से ज्यादा बनेगा। और 180 से क्या बनेगा, 180 से कम बनेगा और या 180 के बराबर भी बन सकता है। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी मेरे पास नेगेटिव वर्क डन। क्या कहलाएगी, ये मेरे पास नेगेटिव वर्क डन कहलाएगी। ठीक, और ये कंडीशन क्या है मेरे पास, ये कंडीशन है मेरे पास पॉजिटिव वर्क डन की। चलिए, ये हो गया मेरा पॉजिटिव वर्क डन और ये हो गया मेरा नेगेटिव वर्क डन। जब थीटा मेरा 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 के बराबर भी हो सकता है या उसके कम होगा, उस कंडीशन पे क्या बनेगा, उस कंडीशन पे मेरा नेगेटिव वर्क डन बनेगा। इस तरफ क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव वर्क डन बनेगा। अब एक तीसरा केस बोलते हैं, इसको मैं बोल रहा हूं जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन का मतलब कैसा, लेट अस सपोज दैट ये बॉक्स मेरा यहां रखा हुआ है और मैंने इसमें फोर्स लगाया और इस किसी कंडीशन की वजह से ये जो बॉक्स है मेरा वो यहां भी मूव नहीं किया, यहां भी मूव नहीं किया, बल्कि वो ऊपर कहीं चला गया। कहां चला गया, ऊपर चला गया। मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था बॉक्स मेरा इधर मूव करे। जब वो इधर नहीं मूव किया तो मेरा पॉजिटिव वर्क डन होता, अगर मूव करता तो पॉजिटिव वर्क डन होता, इधर मूव करता तो नेगेटिव वर्क डन होता। वो ऊपर की तरफ चला गया, मतलब इसमें अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखूं तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 बन रहा है। और जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल मेरा ठीक 90 डिग्री का। फोर्स मेरा इधर जा रहा है और बॉक्स मेरा इधर जा रहा है, इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, इनके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो जब मेरा थीटा जो है 90 डिग्री का बनता है, दैट इज cos 90 डिग्री। ये देखते हैं अपन cos 90 डिग्री, ये मेरा क्या है cos 90। तो cos 90 क्या बनाता है, cos 90 हमेशा 0 बनाता है। तो Fs cos 90 मतलब दैट इज 0। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी मेरी जीरो वर्क डन। तो हमने क्या कर दिया, मैथमेटिकली वर्क को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। जब कंडीशन क्या होगी, थीटा विल बी 0 से ज्यादा होगा और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। And the theta is greater than 90 and less than 180 or equal to 180, then it will be negative work done. And when the theta is 90 degree, it will be zero work done. तो ये 3 कंडीशंस में हमने इसको ब्रेक कर दिया। चलो अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। मैं बोर्ड को रब करके वापस आता हूं। टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। जब वेरिएबल फोर्स लगेगा तब कैसा वर्क डन काम करेगा। ये तो अब स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या, ऐसा फोर्स जो कि वेरी कर रहा है, जो कि बदल रहा है। तो हमारा जो नेचुरल कॉमन हमारी जो लाइफ होती है उसमें हमारा कांस्टेंट फोर्स बहुत कम ही जगह पे होता है, वेरिएबल फोर्स ही ज्यादा होता है। अब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स समझते हैं। अगर इस टॉपिक को समझना है तो हमारे माइंड में एग्जांपल क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो कि एक फैन रख देता हूं मैं, ठीक है। एक मेरे पास इमेजिन करता हूं कि मेरे पास एक फैन है, मेरे पास एक फैन है जिसके 4 ब्लेड मैंने बना दिए और ये फैन क्या कर रहा है, ये एयर ब्लो कर रहा है। सीधी सी बात है, क्या कर रहा है, ये एयर ब्लो कर रहा है, एयर फ्लो ब्लो कर रहा है। और मैं बोलता हूं इसके पास में एक छोटी सी प्लास्टिक की पिंग पोंग बॉल इस सेक्शन पे लाके रख देता हूं। मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक की पिंग पोंग बॉल, टेबल टेनिस बॉल होती है, उसको मैंने यहां लाके रख दिया। जैसे ही मैं रखूंगा तो क्या होगा, लिखूंगा ये फोर्स, ये जो फैन है इसके ऊपर एक फोर्स जनरेट करेगा, एक फोर्स देगा, ठीक। और इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये बॉल मान लो यहां से यहां डिस्प्लेस हो जा रही है, ठीक। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक फैन है, एक पिंग पोंग बॉल है, बॉल को मैंने इसके पास में रख दिया, फैन इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। और जैसी फोर्स लगा रहा है तो बॉल यहां से मूव करके यहां पहुंच जाती है, ठीक।
अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये बॉल फैन की जितना पास में जाएगी उसके ऊपर लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा होगा, और जैसे जैसे मैं दूर बढ़ता जाऊंगा, मैं यहां आ जाऊंगा, यहां आ जाऊंगा, यहां आ जाऊंगा, तो क्या होगा, ग्रेजुअली उसका फोर्स कम होता जाएगा, मतलब वेरी करता जाएगा। समझने के लिए मैं समझ सकता हूं कि अगर मैं फोर्स का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास एक ट्रायंगुलर डायग्राम मिलेगा, मतलब यहाँ पे फोर्स मेरा बहुत ज्यादा होगा और ग्रेजुअली फोर्स मेरा कम होते होते जाएगा और एक टाइम के बाद फोर्स मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक, तो ये इस टाइप का जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल क्या आता है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के थ्रू लगने वाला वर्क डन। ठीक, अब इसको मुझे किस तरीके से निकालना है मैं उसकी बात करता हूं। चलो, मैंने अभी डिस्प्लेसमेंट को x मान लिया है यहाँ पे, तो मुझे इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, क्या मेथड होता है उसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलस मेथड यूज करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एक्सिस इमेजिन करता हूं मैं, लेट अस सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, तो ये यहां से मेरा फोर्स का ओरिजिन है, फोर्स मेरा यहां से ओरिजिन हो रहा है, ये मेरा फैन का बेस मतलब पॉइंट है मान लेता हूं। ठीक, तो मैं देखता हूं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं xi मान लेता हूं। xi का मतलब मैंने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान लिया, इनिशियल डिस्टेंस की बात कर लेता हूं मैं। ठीक, उसके बाद क्या बोलता हूं, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, मान लो A पॉइंट से खसक के कहां पहुंच गया, मान लो ये B पॉइंट तक खसक जाता है, A पॉइंट से खसक के B पॉइंट तक खसक गया, और इसका जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बन रहा है वो डिस्टेंस क्या बनेगा, वो डिस्टेंस बना दिया मैंने xf बोल दिया, xf बोल दो, xn बोल दो, जो चाहे बोल दो, समझो। f का मतलब क्या हो गया, मैंने फाइनल के लिए बोल दिया कि फाइनल पोजीशन हो गई, और ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गई। तो इनिशियल पोजीशन को मैंने xi से दिखा दिया, फाइनल पोजीशन को मैंने xf से दिखा दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है जो कि मेरा अभी इस वक्त वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स मेरे पास f है। इस f की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मेरा मूव करके यहां जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलस मेथड यूज कर रहे हैं, और कैलकुलस मेथड के लिए हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं इसमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट मेरा dx कहलाएगा। क्या कहलाएगा, dx। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से बनने वाला जो मेरा वर्क डन होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूं, dw बोल सकता हूं। इसी तरीके से अगर मैं dw निकालने की कोशिश करूं तो कैसा बनेगा मेरे पास, वो बनेगा मेरे पास फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट बन रहा है dx, और दोनों ही कैसी क्वांटिटी है, दोनों ही मेरी वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने इसको दिखा दिया। और इनके बीच में कैसा प्रोडक्ट काम करता है, डॉट प्रोडक्ट काम करता है। ठीक, अब मैंने क्या बोला, इस dx फिर dx फिर dx फिर dx, छोटे 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 dx को जोड़ता हुआ मैं क्या करता हूं, b तक पहुंच जाऊं। मतलब मुझे क्या करना है, सारे डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, सम अप करना है। जब मैं सारे डिस्प्लेसमेंट को सम अप कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से छोटा छोटा dw सबको मैं जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो इसको मैं किस तरीके से करता हूं, मैं इसमें बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो मैं क्या हो जाएगा, ये मेरा बड़ा सा वर्क डन बन जाएगा। और बड़ा वर्क डन कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, और इधर क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f इनटू का dx, इंटीग्रेशन ऑफ f इनटू का dx। और मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास कुछ लिमिट है, कुछ रेंज है, ये पॉइंट मेरा a से शुरू हो रहा है और a पे खत्म होने के बाद b पे जा रहा है। तो ये कैसा बन जाएगा, इसको मैं लिमिट प्रोवाइड करूंगा कि मेरा x इनिशियल से स्टार्ट होगा और x फाइनल पे जाके रुकेगा। तो फाइनली जो मेरा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स क्या बनेगा मेरे पास, इंटीग्रेशन x इनिशियल और फिर क्या बनेगा x फाइनल, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास f इनटू का dx। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, और ये क्या बन गया मेरे पास, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, x इनिशियल x फाइनल। तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स क्या बना मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ f इनटू का dx। f इज अ वेरिएबल फोर्स जिसकी रेंज शुरू हो रही है मेरे पास x इनिशियल से और खत्म कहां पे हो रहा है मेरे पास x फाइनल पे। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक खत्म होता है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। और इंटीग्रेशन सॉल्व करना आप जानते हो, आप सिंपली इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद लिमिट पुट कर दोगे। लिमिट कैसे पुट करते हैं, एक जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारी वैल्यू होगी उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, ये है तुम्हारा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। आगे बढ़ते हैं कि तुम्हारा वर्क डन जो बन रहा है उस वर्क डन की SI यूनिट क्या बन रही है, CGS यूनिट क्या बन रही है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक,
चलिए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन। यूनिट ऑफ वर्क डन क्या बनेगी? चलिए तो सबसे पहले हम एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या बोला हमने बोला एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की एसआई यूनिट क्या बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो कैसा बनेगा? वर्क इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी वाइज, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हम डील नहीं कर रहा, चलो वेक्टर में भी डील कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बोला कि अगर मैं इसकी यूनिट बनाऊं तो कैसे बनेगी? फोर्स की यूनिट क्या बनेगी? फोर्स की यूनिट बनेगी मेरे पास न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या बनेगी? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बनेगी मेरे पास मीटर। सो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और यहां पर हम इसको पढ़ते हैं 1 जूल। क्या बोलते हैं इसको? 1 जूल। तो 1 जूल क्या बना मेरे पास? 1 जूल बना मेरे पास 1 न्यूटन इंटू का 1 मीटर का, ठीक है। जूल जो है आपकी एक साइंटिस्ट के ऊपर दी गई है, इसलिए जिन्होंने इसका वर्क का कांसेप्ट दिया हुआ है उनको जूल ही बोलते हैं, इसलिए जो वर्क की ऐसा यूनिट क्या बनती है? जूल बनती है। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि वर्क इज द मेजर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मेजर ही है, इसलिए एनर्जी की भी जो यूनिट होगी, अगर मैं वर्क की बात करूं या एनर्जी की बात करूं, दोनों की ही ऐसा यूनिट क्या होती है? दोनों की ऐसा यूनिट जूल होती है, ठीक। चलो उसके बाद हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क मतलब क्या? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड स्केल। ये मेरा जो है मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी है, छोटा छोटा वर्क डन मुझे मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा? क्या बोला मैंने? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलो मैंने बोला बहुत ही छोटा सा फोर्स दिया, कौन सा? सीजीएस यूनिट का फोर्स दिया। सीजीएस यूनिट का फोर्स क्या होता है? सीजीएस यूनिट का फोर्स होता है मेरे पास डाइन। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन मेरी एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? फोर्स की डाइन। और जो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी? वहां मीटर काम करता है, यहाँ पे क्या काम करेगा? यहाँ पे सेंटीमीटर काम करेगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 1 सेंटीमीटर। सो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर को हम अर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ज। तो 1 अर्ज इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा मेरे पास? 1 डाइन इंटू ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मेरी क्या बन गई? सीजीएस यूनिट बन गई। ये मेरी एसआई यूनिट बन गई, ये मेरी सीजीएस यूनिट बन गई। अगर मुझे कन्वर्जन पकड़ना है कि 1 जूल और 1 अर्ज में क्या रेशियो बनेगा, उसको हम कैच करते हैं, ठीक। कैसे कैच करेंगे? जैसे मैं इसको उठा लेता हूं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें? अर्ज में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना अर्ज बराबर मेरा 1 जूल बनेगा, ठीक। कैसा? 1 न्यूटन है मेरे पास। 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन को अगर मैं डाइन में कन्वर्ट करूं तो ये होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। क्या होता है मेरे पास? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। और 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। या 100 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूं तो कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास 10 टू द पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। और ये डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या बन रहा है मेरे पास? डाइन इंटू सेंटीमीटर मेरे पास बन रहा है अर्ज। क्या बन रहा है? अर्ज। तो यहां पे आ जाएगा कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। तो ये मेरा बनके यहां पे तैयार है। तो यहां पे मेरे पास 3 फॉर्मूले हम देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को नोट करना है और याद भी करना है। ये क्या बन गया मेरे पास? ये बन गया मेरे पास एसआई यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज 1 अर्ज, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 जूल एंड 1 अर्ज? दैट इज 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ज।